हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चिराग स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लक्ष्य 120 प्लस सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं फ़िलहाल पर्यावरण के लिए, सीटेट पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो ईवीएस का यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसके जरिए आप लोग अपने एग्ज़ाम से पूरी तरह से परिचित हो पाएंगे कि पर्यावरण में किस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े से एफर्ट के साथ आप लोग पूरे 30 में से 30 नंबर भी लेकर के आ सकते हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग फुल मार्क्स लेकर के ईवीएस में आएँ, ताकि आपके सीटेट पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो ये वीडियो दोस्तों वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले 6 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके जरिए आप सारे क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ईवीएस पेपर 1 के लिए एनसीईआरटी के पूरे जो है कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसकी एक अलग सीरीज़ हम लोगों ने चलाई थी। तो उन वीडियोस को भी अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप सीटेट में 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए सीटेट की एक बेस्ट बुक लेकर के आया है, जिसको पढ़ करके आप 100% 130 से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप विषय सूची में देख पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही जगह पर कवर किए हुए हैं, जैसे कि बाल विकास और अध्यापन कला, इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और पर्यावरण के कंटेंट और जो पेडागोजी होते हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसके अदर बुक की बात करें तो सेपरेट बुक आपको अगर लेना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथमेटिक्स के आपको सेपरेट बुक मिल जाएंगे। और इसके अलावा सीटेट के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो भी आपको इस पब्लिकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से सीधे आप क्लिक करके अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर एक पैरा दिया हुआ है, उसको पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। अब देखिए पैरा पढ़िए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन है? तो यहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाते हैं, बड़े बड़े पैरा वाले, स्टेटमेंट वाले। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि वह कौन सा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है। सीधी बात अगर की जाए तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि कौन सा पक्षी कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है। तो ये जो है एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है। ऑप्शन है आपके कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल या फिर शकरखोरा। तो दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिए और वीडियो के लास्ट में आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन के सही आंसर आप लोग दे पाए। इससे आप लोग भी अपना ज्ञान परख पाएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोयल। ठीक है, कोयल एक ऐसा पक्षी है जो खुद का घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन कौन से वृक्ष देखे होंगे? कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो केरल में साफ बात ये पूछा जा रहा है कि केरल में इन चारों ऑप्शन में से किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है नारियल, ऑप्शन नंबर 2 है सेब, 3 है लीची और 4 है चीड़। आपको बताना है कि केरल में उसने किस तरह के पेड़ जो है, किस तरह के वृक्ष देखे होंगे। ठीक है, तो अपना आंसर देते चलिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नारियल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केरल में नारियल के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे खाद्य पदार्थों को आपको जो है पहचानना है जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो आपको बताना है कि इन सब में से किन चीज़ों में जो है बीज पाए जाते हैं। ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं। वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर देने की यहाँ पर कोशिश ज़रूर कीजिएगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में उन जगहों के नाम के हिसाब से, नाम के तरह ही साड़ियों का नाम होना चाहिए, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये इसके बारे में हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने उस सीरीज़ को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सारे वीडियोस को आप एक लिंक के जरिए देख सकते हैं। ऑप्शन है आपके पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा। तो इस क्वेश्चन का सार यह है दोस्तों कि एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जगह के नाम पे ही साड़ी का नाम वहाँ पर पड़ गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यही इसमें पूछा जा रहा है कि वहाँ जा करके आंध्र प्रदेश में जो है साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। तो पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियों के भी नाम हैं और जगह के भी नाम हैं जो वहीं बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इकट्ठा हुए पानी से कौन सी बीमारी हो जाती है? मलेरिया, निमोनिया, पोलियो या फिर चेचक? तो अपना आंसर दीजिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है और मच्छर कहाँ पनपते हैं? रुके या ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। इस वजह से इकट्ठे हुए पानी से मलेरिया रोग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शन है आपके असम बिहू, तमिलनाडु लावड़ी, ओडिशा भरतनाट्यम, कर्नाटक कथक। तो यहाँ पर जो है एक तरफ जगह के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन जगहों पर प्रसिद्ध जो है नृत्य कलाओं के नाम दिए गए हैं। तो आपको पहचानना है कि कौन सा जोड़ा ठीक है इनमें से। ठीक है, कौन सा जोड़ा ठीक है? तो ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असम में जो है बिहू नृत्य असम में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनमें गलत मैच किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। ठीक है, तो इग्लू के बारे में हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो इग्लू का निर्माण बर्फ़ से क्यों किया जाता है? वहाँ बर्फ़ से घर क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन है बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो इस यहाँ आपको राइट आंसर आपका देना है, तो अपना आंसर ज़रूर देते चलिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ये जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बर्फ़ की जो दीवार होती है वो अंदर की जो गर्मी होती है, अंदर की गर्माहट को बाहर जाने से रोक देती है। इस वजह से वहाँ बर्फ़ से घर, जिसको इग्लू कहा जाता है, बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है? तो बरगद के पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे और इसके बारे में हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। तो कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं होती है आपको बताना है। ऑप्शन है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जड़ों की विशेषता नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, विशेषता जड़ों की नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो जड़ें यहाँ पर भोजन का भंडारण नहीं करती बरगद के पेड़ में। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो जड़ों का काम है। जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 है, ये तीनों जड़ों बरगद के जड़ के काम हैं। लेकिन ये जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है भोजन का भंडारण करना, ये बरगद के पेड़ में नहीं होता है। ठीक है, बरगद के पेड़ के जड़ों का काम ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो झूम खेती के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी सीरीज़ में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है कि झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं,
इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। और 5वां नंबर है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। इनमें से सही कथन है, तो यहाँ पर कुछ कूट दिए गए हैं और उनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो वीडियो को पॉज करके अपना राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, बी और डी, यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, जिसमें से ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी सही है। ए क्यों सही है? क्योंकि फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक वहाँ खुला छोड़ दिया जाता है झूम खेती में, ये इसके लिए सही है। इस भूमि पर बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है। और उसके अलावा 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही है। बाकी की जो बच जाती हैं ऑप्शन ये स्टेटमेंट सी और ई, ये दोनों गलत हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। कुछ पक्षी बहुत ज़्यादा अपने गर्दनों को हिलाते हैं, इसका कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 2, इसके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, पक्षियों के 2 नेत्र आँख होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, इसके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो अपना राइट आंसर दीजिए यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो पक्षियों की जो सिर होते हैं उनकी आँखें सिर की ओर ऊपर की ओर होती है, ठीक है, और उनकी आँखों की पुतलियाँ हमारे पुतलियों की तरह हिलते नहीं हैं। जैसे अगर हमको कोई वस्तु देखनी है तो हम अपने सिर को स्थिर रख करके अपनी आँखों को सिर्फ हिलाकर भी अपने सामने की वस्तुओं को, आजू बाजू की वस्तुओं को देख सकते हैं। लेकिन पक्षियों में ऐसा नहीं होता। पक्षियों की आँखें अलग अलग साइड होती हैं और स्थिर होती हैं, उनकी पुतलियाँ हिल नहीं सकती। इस वजह से वस्तुओं को, अपने आजू बाजू के वस्तुओं को देखने के लिए उसको अपना पूरा सिर हिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।